वर्क, पावर और एनर्जी, दिस इज कार्य, ऊर्जा और शक्ति। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्क। देन पावर, देन एनर्जी। वर्क को डिफाइन करेंगे हम बेसिकली दो पार्ट्स में। वन इज बाय कांस्टेंट फोर्स, एक नियत बल से, और बाय वेरिएबल फोर्स, एक चर बल से या परिवर्ती बल से। पावर में भी हम लोग दो डिवीजन करेंगे। वन इज एवरेज पावर and another is instantaneous power. औसत शक्ति और तात्क्षणिक शक्ति, एनर्जी भी हमारे पास काफ़ी टाइप्स की है, जिसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। और कुछ टाइप्स और हैं जो कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हुआ। बोलिए बेटा। सर अगर एक लिफ्ट में एक ऑब्जेक्ट स्प्रिंग के द्वारा लटकी हुई है तो सर उसका टेंशन कैसे निकालें? उसका टेंशन कैसे? लिफ्ट ऊपर की तरह जा रही है। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है किसी एक्सेलरेशन से, जो मैंने स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, T माइनस एम जी इक्वल्स टू ma। तो आप उसमें टेंशन निकालेंगे mg प्लस e। वो मैं एक बार वर्क पावर एनर्जी में भी वो कॉन्सेप्ट ले लूंगा, उसके थ्रू भी वर्क डन कैसे किया जाता है वो भी हम लोग देख लेंगे। इसको चैप्टर को डिवाइड करने के बाद, इस तरह से पढ़ने के बाद, हम लोग सबसे पहले वर्क पे आते हैं। वर्क क्या होता है? ओके। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है तो हो सकता है वो डिस्प्लेस हो सकता है वो डिस्प्लेस ना हो, यानी कि वस्तु में विस्थापन हो या ना हो। अब कोई भी फोर्स जो भी आपने अप्लाई किया या किसी मशीन ने अप्लाई किया या किसी ने भी अप्लाई किया, किसी इंस्ट्रूमेंट ने अप्लाई किया, ये फोर्स वर्क करता है या नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह से वर्क किया गया है, या कहा जाए कि किस तरह से फोर्स लगाया गया है। सबसे पहले देखते हैं फोर्स किस तरह से लग सकता है। फोर्सेस के टाइप्स हमने बहुत सारे पढ़े ही, जैसे मैकेनिकल फोर्स जो आप और हम लोग लगाते हैं या कोई मशीन लगाती, टेंशन, तनाव बल, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। इस तरह से बहुत सारे फोर्सेस हैं जो किसी बॉडी पर अगर लगें, किसी एटम पे अगर लगें, किसी मॉलिक्यूल पे अगर लगें, तो हो सकता है उनमें डिस्प्लेसमेंट पैदा करें, हो सकता है वो वर्क करें। अब इस वर्क को डिफाइन कैसे किया जाएगा देखते हैं। ये डिफरेंट टाइप के फोर्सेस मैंने लिखे। हो सकता है ये फोर्सेस आपके पॉजिटिव वर्क करें, नेगेटिव वर्क करें, जीरो वर्क करें। तो वर्क किस कंडीशन में जीरो होगा, किस कंडीशन में नेगेटिव होगा, किस कंडीशन में पॉजिटिव होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं वर्क डिफाइन कैसे होता है। सपोज किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हैं, सपोज इस तरह से, सपोज इस तरह से, सपोज इस तरह से, सपोज इस तरह से।
तो फोर्स किसी भी तरीके से बॉडी पर लग सकता है। फोर्स हमने बॉडी पर लगाया, कभी एंगल पे है, कभी वर्टिकल है, कभी हॉरिजॉन्टल पे है, कभी फिर एंगल पे है। ये फोर्स लगाने की वजह से जरूरी नहीं है डिस्प्लेसमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मल्टीपल फोर्सेस की डेफिनेशन यहाँ पर आती है। पर मान लीजिए कि अगर एक बॉडी आपके पास है और इस पर आपने कोई फोर्स लगाया और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसका वैल्यू है s, तो फोर्स अप्लाई करने से इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम लोग यहाँ पर इस फोर्स के द्वारा, इस बल के द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे, वर्क डन बाय द फोर्स, कितना ये वर्क करता है। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम फोर्स के दो पार्ट्स लेते हैं, एक पार्ट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में और एक पार्ट डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है उसका कंपोनेंट क्या होगा, घटक क्या होगा, एफ का थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में होता है एफ साइन थीटा। तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही वर्क कहलाता है, दैट इज एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई एस। जरूरी नहीं कि आप फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लें, आप डिस्प्लेसमेंट का या विस्थापन का घटक फोर्स के डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। फोर्स आपने लगाया ऐसे, डिस्प्लेसमेंट है आपका इधर किसी एंगल थीटा पे, आप इस डिस्प्लेसमेंट के दो पार्ट करेंगे, एक करेंगे फोर्स की डायरेक्शन में और एक फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक हो गया आपका एस, ये थीटा, एस कॉस थीटा, और एक एस साइन थीटा। तो फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है वही आपको वर्क देगा एफ मल्टीप्लाइड बाई एस कॉस थीटा। लेकिन चाहे आप फोर्स का कंपोनेंट लें चाहे डिस्प्लेसमेंट का लें, दोनों ही केस में एक ही चीज बनती है, दैट इज एफ एस कॉस थीटा, जहां पर एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड है, एस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, और थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिखते हैं, एफ डॉट एस। एफ डॉट एस का मतलब होता है एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड, थीटा, जहां पर थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। इसका यूनिट अगर देखें तो ये फोर्स है आपका न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट होता है आपका मीटर में, और इसी को हम लोग बोलते हैं जूल। ये इसका एसआई सिस्टम या एमके सिस्टम में यूनिट होता है, दैट इज जूल। और रिमेंबर, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स का होता है mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर m1l2t-2। ये वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब एक चीज और ध्यान में रखिए, जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसी भी क्वांटिटी के लिए, जैसे वर्क के लिए आप कर रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, बल और विस्थापन का डॉट प्रोडक्ट। अब बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, पावर है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट के सेंस में यही होता है कि जब भी आप दो बॉडीज का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपस में एक दूसरे कंपोनेंट अगर 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका इफेक्ट खत्म हो जाता है, उनका इफेक्ट काउंट नहीं होता है। तो यहां पर हमारे पास है वर्क जो कि हमने निकाला है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से। अब ये वर्क आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। किन किन केसेस में होगा देखते हैं। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा आपका 90 डिग्री से कम हो, यानी कि अक्यूट हो, न्यून कोण हो, 90 डिग्री से कम हो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के तो हमने मैग्नीट्यूड लिए हैं, परिमाण लिए हैं। थीटा हम नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। थीटा अगर 90 से बड़ा है
ऑब्ट्यूस है, यानी कि अधिक कोण है, 90 से बड़ा है, तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। और अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है, एग्जैक्ट राइट एंगल पे है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, उस केस में वर्क डन आपका 0 होगा। इस वर्क को जो मैंने डिफाइन किया है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट की तरह से किया है। मैं चाहूँ तो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। जैसे आप फोर्स को लिखते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, तो अगर वर्क डन को लिखा जाए जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट, या फिर फोर्स को मैं मास इनटू एक्सीलरेशन अगर लिख रहा हूं तो देखिए क्या होता है, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब ये वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, वो एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से भी कहा जा सकता है कि अगर एक्सीलरेशन आपका डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई अक्यूट एंगल बनाता है 90 डिग्री से कम तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, 90 से बड़ा है तो नेगेटिव होगा, और अगर 90 है तो 0 होगा। एक्सीलरेशन की फॉर्मेट में मैं इसको लिख रहा हूं, तो दिस इज द वर्क डन। अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स किस तरह से वर्क करते हैं। ये जो वर्क है ये न्यूटनियन फिजिक्स के हिसाब से है। मैंने आपको दो चीज़ें पहले भी बताई थी फोर्स के बारे में, वो मैं वापस यहाँ पर एक बार आपको शो करूँगा, ध्यान रखिएगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? अगर आपने किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया है तो जिस पॉइंट पर लगाया है दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया, बॉडी के जिस बिंदु पर फोर्स लग रहा है वो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहलाएगा। एक है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या क्रिया रेखा इसे कहा जाता है, इसे क्रिया बिंदु कहा जाता है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मैं सिखा रहा था, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? एक बॉडी पर जब भी आप कोई फोर्स लगाते हैं, जैसे आपने इधर लगाया, तो इस फोर्स की डायरेक्शन की जो लाइन है अगर इसको आप आगे पीछे बढ़ा दें तो ये जो लाइन बनती है इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कि ये फोर्स किस लाइन के अक्रॉस लग रहा है। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब किस पॉइंट पर लग रहा है। एक नोट लगाइएगा आप, एफ डॉट एस इज वैलिड फॉर कांस्टेंट फोर्स फॉर अ लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट। वेरिएबल फोर्स के लिए आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ये हमने देखा कि फोर्स का वर्क जो होता है दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। इसकी लाइव एग्जांपल वापस देखेंगे एक बार, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल देखते हैं। जब भी आप कोई फोर्स लगाते हैं, सपोज इस तरह से आपने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 मीटर का, सपोज इस डायरेक्शन में, तो जब आप वर्क निकालेंगे, अभी यहाँ पर थीटा क्या 90 से कम है यानी कि 30 डिग्री है, तो इस केस में आपका जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट जो है उसका डॉट प्रोडक्ट वर्क कहलाएगा, वो होगा एफ एस कॉस थीटा। एफ की वैल्यू है 5 न्यूटन, एस की वैल्यू है 5 मीटर और कॉस थीटा मतलब 30 डिग्री, तो 25 इंटू √3/2। दिस इज पॉजिटिव। तो वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव होता है अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री से कम एंगल होता है। अगर फोर्स आपने इस तरह से लगाया, सपोज 5 न्यूटन, बॉडी जा रही है इधर 90 डिग्री पे 5 मीटर, तो जो वर्क होगा वो क्या होगा, एफ डॉट एस मतलब एफ एस कॉस थीटा, एफ है 5, एस है 5 और थीटा है 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो इस केस में वर्क डन 0 आता है। 90 से कम एंगल होगा
तो पॉजिटिव आएगा, 90 होगा तो 0 आएगा। सेकंड एग्जांपल में फोर्स आपने ऊपर की ओर लगाया है और डिस्प्लेसमेंट इसका इधर हो रहा है, दोनों में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होने पर वर्क डन कितना होता है? cos 90 इज 0। अब अगर आपने फोर्स लगाया इधर, इसका वैल्यू है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है इधर जो है 5 मीटर और एंगल है 120 डिग्री। अभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो 90 से ज्यादा है, तो वर्क डन आप क्या लिखेंगे? F डॉट एस इज एफ एस कॉस थीटा। एफ का वैल्यू है 5, एस का वैल्यू है 5, कॉस थीटा मतलब कॉस 120 और कॉस 120 का वैल्यू होता है माइनस हाफ, 25 इंटू माइनस हाफ, मतलब वर्क आपका नेगेटिव भी हो सकता है। बिन सेंटर पूछ रहे हैं कि सर वर्क डन को अगर डिफरेंशिएट किया जाए टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या होता है? सर माइनस हाफ कैसे है? कॉस 120 का वैल्यू माइनस हाफ होता है बेटा, कॉस 120 डिग्री का मान होता है -1/2। बिन सेंटर पूछ रहे हैं कि वर्क डन को अगर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या होगा? देखिए बेटा, अलग अलग केस में हम अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में, तो उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। ये रोटेशन में आपको पता लगेगा कि जो वर्क डन cos 120 को क्या लिखते हैं हम लोग? cos 90 प्लस 30। जब 90 होता है तो cos का क्या हो जाता है? साइन। और 90 प्लस 130 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो साइन 30 विद माइनस साइन, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। दिस अ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए। अब कांस्टेंट फोर्स की सीरीज में हमारे पास फोर्स वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स वेक्टर फॉर्मेट किस तरह से सॉल्व करते हैं? सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन। तो पहले कांस्टेंट फोर्स को डिफाइन करते हैं। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या हो गया? जो कि टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। सपोज आप किसी फोर्स को लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? इसका एक्स पार्ट क्या है, इसका वाई पार्ट क्या है और इसका जेड पार्ट क्या है। मतलब तीनों डायरेक्शंस में इसके अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल, एफ इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स जो है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स 2 न्यूटन है, वाई डायरेक्शन में 3 न्यूटन है और जेड डायरेक्शन में 4 न्यूटन है। ये कांस्टेंट फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड भी अगर आप निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16 एंड दैट इज रूट ऑफ 29 न्यूटन। अब हमें किसी पार्टिकल के अंदर, मान लीजिए पार्टिकल इस तरह से किसी पोजीशन पे है, r1 वेक्टर पे, इनिशियल वेक्टर पे a पॉइंट, कुछ देर के बाद वो b पॉइंट पे चला जाता है, इसका वैल्यू है r फाइनल वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? a से b की ओर गया, वो डिस्प्लेस होके, तो डिस्प्लेसमेंट जो कि अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं उसको लिख रहा हूं सपोज डेल्टा r वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और आप लोग जानते ही हैं वेक्टर एडिशन से कि इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ एडिशन किया जाता है तो फाइनल आंसर बनता है r फाइनल, यानी कि डेल्टा r बराबर r फाइनल माइनस r इनिशियल, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। दिस इज डेल्टा r को हमने बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पॉइंट a कोऑर्डिनेट पे है जो कि है 3, 4, 5।
ये कहीं बी पे चला गया, इसके कोऑर्डिनेट है 1,3,7 सपोज। तो सबसे पहले इसका पोजीशन था, वो था ये वाला, सपोज आर इनिशियल वेक्टर, उसको क्या लिखेंगे हम 3, 4, 5, मतलब 3i कैप 4j कैप प्लस 5k कैप, ये हमने इसका पोजीशन लिखा। बात करें आर फाइनल की, तो आर फाइनल क्या होगा, फाइनल पोजीशन इसकी 1, 3, 7, 1i कैप 3j कैप और 7k कैप। इनिशियल पोजीशन हमें मालूम है, फाइनल पोजीशन हमें मालूम है, तो क्या मैं इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकता, डेल्टा आर वेक्टर जो कि ए से बी गया है, वो क्या होगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को घटाना है, तो घटाओ। 1i कैप में से 3i कैप गया, माइनस 2i कैप, फिर 3j कैप में से 4j कैप गया, माइनस j कैप, और 7k कैप में से 5k कैप गया, तो प्लस 2k कैप। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, जो खुद भी एक कांस्टेंट है। इसका भी आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एंड दैट इज 4, 4, 8, 1, 9, 9 का रूट 3। तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाला, चाहे तो निकाले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और अब इस केस में ये पूछा जाए कि वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा, तो वर्क डन होगा F डॉट डेल्टा आर, मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, फोर्स कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, डॉट प्रोडक्ट विद -2i माइनस j प्लस 2k। और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं लोग, i का i के साथ डॉट 1 होता है, j का j के साथ 1 होता है, और k का k के साथ 1 होता है। तो 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू -1 -3, 4 इंटू 2 8, क्या आ गया आपके पास। तो वर्क जो किया गया वो किया गया 1 जूल, यहां पर 1 जूल काम किया गया है कांस्टेंट फोर्स के द्वारा। ये वेक्टर फॉर्मेट में हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि ये केवल कांस्टेंट फोर्स के थ्रू किया गया वर्क है। एक एग्जांपल मैंने आपको लिखा है, कांस्टेंट फोर्स हमारे पास है, नियत बल हमारे पास है, जिसका वैल्यू है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें दिया है xi कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और कहा गया है कि जो वर्क किया गया इस फोर्स ने, हमेशा ध्यान रखिए जब भी वर्क की बात होगी ये जरूर होगी कि वर्क किसने किया है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज गिवन एज प्लस 10 जूल। तो x का वैल्यू क्या होगा, वर्क आपका वही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, डॉट प्रोडक्ट विद xi कैप 2j कैप प्लस k कैप, डॉट प्रोडक्ट किया 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 माइनस 1, और ये दिया हुआ है हमें प्लस 10। तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू 10, ये 1 माइनस 1 9, 9/2 मीन्स 4.5। तो हम लोग इस तरह से कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकाल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे होते हैं, मोर देन वन फोर्स ऑन अ सिंगल बॉडी। इफ मोर देन वन फोर्स ऑन अ बॉडी, सभी कांस्टेंट है। अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहे होंगे तो क्या करेंगे, सपोज एक ब्लॉक है जिस पर एक फोर्स लग रहा है किसी एंगल 30 डिग्री पर, और एक फोर्स लग रहा है F इस साइड से 30 डिग्री पर।
और डिस्प्लेसमेंट है बॉडी के अंदर, फोर्स है 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर का इधर इस डायरेक्शन। इसको F1 बोलते हैं, इसको F2 बोलते हैं। अगर हमें वर्क डन निकालना है बाय द फोर्स F1, अगर F1 ने कितना काम किया हमें ये देखना है, तो हम F2 के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमें केवल F1 का ही वर्क पूछा गया है। तो F1 का वर्क आप निकाल लें, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट, F1 डॉट S, F1 डॉट S का मतलब F1 S cos थीटा, F1 है 5, S है 5 और cos थीटा मतलब cos 30, वही आपका 25 इंटू √3/2 जूल। इस कॉन्सेप्ट का मतलब केवल इतना ही है कि अगर एक बॉडी पर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हो और आपसे किसी भी फोर्स का वर्क पूछा हो, तो केवल आप उसी फोर्स के बारे में सोचेंगे, बाकी फोर्सेस के बारे में नहीं सोचेंगे। अब इसी क्वेश्चन में वर्क डन बाय F2 पूछा जाता तो क्या होता, F2 का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते, क्या बनता हो? F2 और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है बता सकते हैं? मैंने यहां पर टोटल करके कुछ नहीं पूछा है। फोर्स है 5, डिस्प्लेसमेंट है 5 और एंगल कितना है? 150, 120 नहीं है, 150। ये 30 डिग्री है इधर से, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना बनाएगा? 150 डिग्री, ना कि 120 डिग्री। अब अगर cos 150 की वैल्यू निकालने बैठे हैं, कितना होता है? cos 180 माइनस 30, और cos 180 माइनस 30 कितना होता है? माइनस cos 30, जो कि 25 गुणा माइनस √3/2, तो होगा माइनस 25 इंटू √3/2। तो यहां पर नेगेटिव वर्क। अगर वो आपसे पूछता टोटल वर्क डन क्या है, तो क्या करते? सीधा सीधा वर्क डन बाय फर्स्ट प्लस वर्क डन बाय सेकंड, जो आपका आता 0। लेकिन ये एस्पेक्ट तो आप लोग कर रहे हैं कि वर्क डन आप दोनों के ऐड करने लग रहे हैं। लेकिन अगर फोर्स के मामले में देखा जाए तो किस तरह से करेंगे, देखते हैं। किसी बॉडी पर एग्जाम्पल की फॉर्म में ले लेते हैं इसे, या फिर छोड़ो एग्जाम्पल की फॉर्म में रहने दो। एक लग रहा है F1 वेक्टर, एक लग रहा है F2 वेक्टर, एक लग रहा है F3 वेक्टर, पता नहीं कितने सारे फोर्स लग रहे हैं, F4 वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट आपका कोई S वेक्टर इसके पास है। तो वर्क डन टोटल जो होगा वो क्या होगा? वर्क डन बाय द फर्स्ट F1, वर्क डन बाय द फोर्स F2, वर्क डन बाय फोर्स F3, वर्क डन बाय फोर्स F4। तो पहले ने कितना वर्क किया होगा? F1 का S के साथ डॉट प्रोडक्ट, F2 का S के साथ डॉट प्रोडक्ट, प्लस F3 का S के साथ डॉट प्रोडक्ट, और F4 का S के साथ डॉट प्रोडक्ट। ये हमने किया। इसमें से डिस्प्लेसमेंट हमारा यूनिक है, तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 ब्रैकेट, सब जगह डॉट एस मैंने कॉमन लिया। ये क्या चीज बन गई? नेट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन जब भी आप निकालेंगे वो टोटल फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, सिंपल। चलिए अब कुछ स्लाइड्स देखते हैं और उसके थ्रू मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ छोटे छोटे। अभी तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क है, वेरी इजी। स्लाइड शो की जाए। जैसा कि आप लोगों को स्लाइड में दिखाई दे रहा है, हम लोग वर्क पढ़ेंगे बाय कांस्टेंट फोर्स और बाय वेरिंग फोर्स, दोनों के थ्रू पढ़ेंगे। सेकेंड, जैसे एक बेसबॉल पिचर होता है, बेसबॉल को फेंकने वाला, तो ये भी क्या कर रहा है? इस बॉल पर फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहां भी एक तरह से इसने क्या किया? कोई वर्क किया। थर्ड स्लाइड में आप देखें,
जैसे एक लेडी इसमें शो की गई है, ये लेडी किसी एक रस्सी से एक ब्लॉक को खींच रही है और इस ब्लॉक को खींचते समय फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ एंगल थीटा है। तो ये फिजिकल एग्जांपल है जिससे हम लोग वर्क निकाल सकते हैं। वर्क किसने किया? बेसिकली वर्क इस स्ट्रिंग में जनरेट होने वाले फोर्स ने किया, जो हमने लगाया या इस लेडी ने लगाया। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे इस वाले केस की। अब एक बंदे ने एक ब्लॉक को उठाया हुआ है और उसे लेकर वो आगे चल रहा है। तो जो ये ब्लॉक होगा, इस ब्लॉक को एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है mg, और एक फोर्स लगेगा जो इस बंदे ने लगाया हुआ है fp, फोर्स बाय द पर्सन, जिसने ऊपर की ओर इसको उठा के रखा हुआ है, और ये चल रहा है आगे की ओर, इसको लेकर आगे की ओर चल रहा है। तो अगर देखेंगे अपन तो फोर्स जो पर्सन ने लगाया है उसका वर्क डन कितना होगा? फोर्स बाय द पर्सन भी डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका वर्क डन भी आपका क्या होगा? 0। और ग्रेविटी का जो वर्क डन है mg का, वो भी क्या होगा? 0। दोनों ही केस में वर्क 0 बन के आ रहा है, जबकि इसमें डिस्प्लेसमेंट भी है, इसमें फोर्स भी है। दोनों ही केस में वर्क डन आपको 0 मिल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड, जो कांस्टेंट फोर्स का मैंने आपको बताया था, आप टोटल फोर्स ऐड करें, वेक्टर सम और डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें, तो आपको नेट वर्क डन मिल जाता है। नेक्स्ट आपको ये 2 एग्जांपल दिखाई दे रहे होंगे। जो एक पेंडुलम हमारे पास होता है, उस पेंडुलम के अंदर बोर्ड पर आते हैं हम लोग, जैसा कि आप लोग उसमें भी देख रहे हैं, बोर्ड पर भी देख लेते हैं लोग। इन एग्जांपल्स का मतलब कतई ये नहीं है कि टेंशन हमेशा 0 वर्क करता है या नॉर्मल हमेशा 0 वर्क करता है। ये पॉजिटिव भी वर्क कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं और 0 भी कर सकते हैं। एक सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करें और इसे आप छोड़ें तो क्या होगा? टेंशन हमेशा इसको सेंटर की ओर लग रहा है और इसका मोशन इस तरह से एक सर्कल में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है बॉडी का, वो हमेशा टेंजेंशियल हो रहा है और टेंशन आपका हमेशा स्ट्रिंग की ओर 90 डिग्री पर लग रहा है। इस केस में जो वर्क डन है टेंशन के द्वारा, वो 0 होगा। वर्क डन बाय द टेंशन इज 0। या फिर किसी इंक्लाइन पर कोई ब्लॉक इस तरह से नीचे आ रहा है और इसको नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इसका डिस्प्लेसमेंट है इधर, अभी भी नॉर्मल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो मैं यहां भी बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय द नॉर्मल इज 0। मैं फिर बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि नॉर्मल हमेशा 0 ही वर्क करे या टेंशन भी 0 ही करे, पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं। बट इन केसेस में, जो केसेस मैंने आपको बताया, इसमें नॉर्मल रिएक्शन हुआ, टेंशन हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, इसीलिए इनका वर्क 0 शो हो रहा है। अब देखते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटी। वर्क डन बाय द ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो वर्क होता है वो हमारे ज्यादा यूज होगा। अगर एक ब्लॉक को ऊपर उठाया जाए बाय अप्लाइंग सम फोर्स Fp, Fp इज फोर्स बाय पर्सन। किसी बंदे ने इसे ऊपर उठाया, एक कांस्टेंट फोर्स है, सपोज इसका वैल्यू है k, इसका मास है m, इसको नीचे की ओर अपना एक फोर्स लगेगा दैट इज ग्रेविटी mg, और इसको डिस्प्लेस किया गया मान लीजिए यहां तक, जो है आपका y, इसको ऊपर की ओर डिस्प्लेस किया गया। अगर पूछा जाए कि वर्क डन बाय mg कितना हुआ, तो देख लेते हैं क्या होगा। mg अपने आप में कांस्टेंट फोर्स है, जब तक ज्यादा हाइट पे आप चले नहीं जाएं। ज्यादा हाइट पे जाएंगे तो g का वैल्यू चेंज होगा, फिर फोर्स आपका वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम इसको ज्यादा हाइट पे नहीं लेके जा रहे। फोर्स आपका है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका ऊपर y। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल जो बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? फोर्स बाय द ग्रेविटी डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट।
दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो ये होगा mg इंटू वाई इंटू कॉस 180, यानी कि माइनस mgy। अगर यही केस वर्क डन बाय फोर्स ड्यू टू द पर्सन निकाला जाए, k है ऊपर की ओर, फोर्स आपका ऊपर लग रहा है, पर्सन का k, डिस्प्लेसमेंट भी आपका ऊपर ही है y, दोनों में एंगल 0 डिग्री है, तो वर्क डन हो गया फोर्स बाय द पर्सन डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, वो है k ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर, कॉस ऑफ 0 डिग्री मतलब ky। तो यहाँ पर ये वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बॉडी को इस तरह से डिस्प्लेस करें। मान लीजिए बॉडी आप यहां से और यहां पर लेके गए, एनी हाउ कैसे भी गई, ये डिस्टेंस है आपका सपोज x, ये एंगल थीटा है और फोर्स लग रहा है इसको नीचे की ओर mg। डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में हो ही गया, आपने डिस्प्लेस किया ही सही इसको। मान लीजिए आपसे फोर्स जो आपको दिया हुआ mg, इसका वर्क डन पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, फोर्स बाय द ग्रेविटी डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस mg जो कि ग्रेविटी का फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट x हुआ है, इसके बीच में एंगल कितना है? इसको मैं लिखूंगा mg x cos ऑफ पता नहीं कितना एंगल, कितना एंगल इनके बीच में है, ये 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ और ये थीटा, तो टोटल एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। तो ये हो गया आपका mg x cos 90 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा का मतलब होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। इसको मैं थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लिखूं, माइनस mg इंटू एक्स साइन थीटा। तो देखिए अगर मैं इस x के दो पार्ट करूं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, x वर्टिकल और x हॉरिजॉन्टल, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं x वर्टिकल कितना आएगा? साइन थीटा कॉस थीटा वाली जो थ्योरम होती है वो लगा सकते हैं आप। x वर्टिकल कितना आएगा? अगर ये थीटा है, ये x है, तो ये x कॉस थीटा तो ये बनेगा और x साइन थीटा ये बनेगा, और x हॉरिजॉन्टल बनेगा x कॉस थीटा। तो हमारे पास जो x साइन थीटा आता है वो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकली कितना डिस्प्लेस। सपोज इसको मैं y मान लूं तो क्या आएगा, माइनस mg y। तो आप बॉडी को किस तरह से भी लेके जाएं, ग्रेविटी वाले फोर्स के अंदर या ग्रेविटेशनल वर्क के अंदर जो वर्क होगा वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड करेगा, आप उसको कैसे भी लेके जाएं। वर्क डन बाय द ग्रेविटी जब आप निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल लेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल नहीं आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटी का फोर्स आपस में 90 डिग्री पर बनते हैं, जो कि वर्क डन 0 देता है। तो ग्रेविटी का फोर्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आएगा स्लाइड पर, वो आप देखें और इसको सॉल्व करें। एक 50 किलो का क्रेट आपको दिया हुआ है जिसे 40 मीटर खींचा गया है किसी कांस्टेंट फोर्स से। कांस्टेंट फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, हमने वेरिएबल फोर्स की अभी तक बात नहीं की है। फोर्स जो लगाया गया है वो है आपका FP 100 न्यूटन और थीटा आपको दिया हुआ है 37 डिग्री, किसी पर्सन ने ये लगाया है। और एक फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन भी लग रहा है क्रेट पर, जिसका डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लॉक के पीछे की ओर है। आपको हर फोर्स जो इसमें लग रहा है, इसमें जितने भी फोर्स आपको लगाए हुए दिख रहे हैं, उन सब की वजह से आपको वर्क डन निकाल के मुझे बताना है क्या क्या होगा। देख लीजिए आप कितने कितने फोर्स है इस पर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें हमारे पास 4 फोर्स है टोटल। नॉर्मल रिएक्शन है, फोर्स बाय द पर्सन है, फ्रिक्शन है और mg है। इन चारों फोर्सेस का वर्क डन हमने देखा, जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो इसमें नॉर्मल का और mg का वर्क डन तो सीधा सीधा आपको 0 दिखाई दे रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री पर है। फ्रिक्शन का वर्क आपको नेगेटिव मिलेगा और फोर्स बाय द पर्सन वो आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। चलिए एक बार बोर्ड पर फिर देख लेते हैं इसे। इस ब्लॉक पर फोर्स जो लग रहा है वो पर्सन के थ्रू लग रहा है किसी डिस्प्लेसमेंट d के लिए जो 37 डिग्री दिया हुआ है। इधर फ्रिक्शन आपका लग रहा है, mg नीचे लग रहा है और नॉर्मल ऊपर लग रहा है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल तो आपका 0 होगा और नॉर्मल में 90 डिग्री है। वर्क डन बाय mg वो भी 0 होगा क्योंकि mg और डिस्प्लेसमेंट में फिर 90 डिग्री है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इधर डिस्प्लेसमेंट इधर 180 डिग्री एंगल माइनस फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन बाय fp इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos 37। तो ये चारों वर्क आपके पास निकले। अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो चारों को जोड़ दीजिए, नॉर्मल प्लस फ्रिक्शन प्लस mg प्लस फोर्स बाय द फ्रिक्शन, या फिर टोटल फोर्स निकाल के आप उस तरह से सोल्व कर सकते हैं इसे। चलिए दिस इज ऑल अबाउट द कांस्टेंट फोर्स। अब देखते हैं वेरिएबल फोर्स का वर्क डन किस तरह से निकाला जाता है। फोर्स आपका वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो अगर वेरिएबल है उस केस में आप वर्क कैसे निकालेंगे? साई कैप प्लस एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप। आप ये मत समझिएगा कि सर आपने पहले एफ जो लिखा था वो यही लिखा था और कह दिया था कि वो कांस्टेंट है, वहां पर एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड कांस्टेंट हुआ करते हैं। यहाँ पर ये वेरिएबल भी हो सकते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेक्टर देखते हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हम लोग शो करते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट शो करते हैं। तो ये आपका बेसिकली क्या है? ये है पोजीशन वेक्टर। अब वर्क निकाला जाएगा उस केस में हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग अब इंटीग्रेशन का मेथड लेंगे छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। सपोज हम लोग डी आर वेक्टर करना चाहते हैं, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो इस डी आर वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा? अगर आर वेक्टर मेरे पास है तो डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। मैंने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया और इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं इस फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूं। तो वर्क डन जो निकलेगा वो आएगा फोर्स डॉट डी आर। मैंने पहले भी कहा था कि ये कांस्टेंट फोर्स के लिए लगाते हैं, लेकिन ये तो वेरिएबल फोर्स है। फिर आपने ये फॉर्मूला कैसे लगा दिया? जैसा कि मैंने कहा कि मैं डिस्प्लेसमेंट को एक बहुत छोटी क्वांटिटी लेके चल रहा हूँ और बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं इस फोर्स को कांस्टेंट ट्रीट करके चल रहा हूँ, इसीलिए मैंने इंटीग्रेट इसको करना। फोर्स कितना है? दैट इज एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है डी आर वेक्टर से, जो कि डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। तो देख लेते हैं कितना कितना आता है ये। एफ एक्स आई और आई, एफ वाई डी वाई और एफ जेड डी जेड। दिस इज द वर्क डन। इंटीग्रेट हो गया तो क्या होगा? ये हो गया एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई अब हमें कहां से कहां तक इसको वर्क को फाइंड आउट करना है, इसके लिए मुझे लिमिट डालनी पड़ेगी। मान लीजिए एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, वाई इनिशियल से वाई फाइनल, जेड इनिशियल से जेड फाइनल। दिस इज द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसी से हम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि अगर कांस्टेंट फोर्स होता तो क्या हमारा प्रीवियस आंसर आता जो हमने डेरिवेशन किया था। अगर ये वाकई फोर्स होता
कांस्टेंट होते चीज इंटीग्रेशन से बाहर ले ली जाती है। इसको मैं इधर क्रॉस चेक कर रहा हूं, क्रॉस चेक, एफ एक्स बाहर आ जाता इफ फोर्स इज कांस्टेंट, एफ एक्स बाहर आ जाता और डी एक्स का इंटीग्रेशन होता एक्स, लिमिट रखते तो क्या आता, मैं इसको रिपीट कर दूंगा एक बार वापस, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, उसी तरह से एफ वाई, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, और एफ जेड, जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल। तो ये आपका वापस क्या हो गया, एफ एक्स चेंज इन एक्स प्लस एफ वाई चेंज इन वाई प्लस एफ जेड चेंज इन जेड। ये वही आपका कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन आ चुका है जो हमने पहले निकाला था, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट। फोर्स दिया हुआ है हमें 2x करके। चलिए रिपीट करने के लिए कहा, मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूं। जब भी आपको वेरिएबल फोर्स मिले तो आप उसे सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन मेथड का तरीका यूज करेंगे। छोटे से डिस्प्लेसमेंट dr के लिए जो कि dxi के प्लस dy j के प्लस dz के कैप होगा। इसका मतलब है x डायरेक्शन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, y डायरेक्शन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और z डायरेक्शन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ये इस फॉर्मेट में मिलेगा। ये बेसिकली क्या है, वर्क डन बाय द फोर्स विच इज इन x डायरेक्शन, वर्क डन बाय द फोर्स विच इज इन y डायरेक्शन एंड वर्क डन बाय द फोर्स विच इज इन z डायरेक्शन। मतलब जो x डायरेक्शन का फोर्स है इसने कितना किया, y में कितना, y डायरेक्शन में जो फोर्स था उसने कितना किया, और z डायरेक्शन में जो फोर्स था उसने कितना किया, और इसको लिमिट लगाना है। देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए फोर्स है 2x, यानी कि ये फोर्स x कोऑर्डिनेट के साथ साथ चेंज हो रहा है, और पूछा गया है कि x बराबर 1 से लेकर x बराबर 4 मीटर तक के लिए वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, x के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो मुझे अब इंटीग्रेशन का तरीका यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अब ये x पे ही डिपेंड कर रहा है तो मैं सीधा सीधा x वाला ही फॉर्मेट लगा लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स मतलब 2x dx, x बराबर 1 से लेकर x बराबर 4 तक, 2 को बाहर लिया और x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 1 से लेकर 2 तक। तो सबसे पहले 2 रखेंगे और फिर माइनस लगा के 1 रखेंगे, 2 रखा, 2 दूनी 4/2 यानी कि 2 माइनस 1/2 यानी कि 3/2 यानी कि 3 जूल। तो ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हुआ। बेटा क्वेश्चन जो है ना इसमें फोर्स जो लगाई देता है, अच्छा लिमिट चेंज करनी, ओके ओके ओके, लिमिट 4 तक है, मैंने वो गलती कर दी है यहाँ पर, 1 से 4 है, 4 4 चौक 16/2, 8 माइनस 1/2, 7/2 यानी कि 7 जूल। शिट सॉरी, 8 माइनस हाफ मैंने 7/2 कर दिया, दैट इज 15 जूल। यहां पर तो वेरिएबल फोर्स आपके पास है एफ एक्स, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है फोर्स एक्स कोऑर्डिनेट के साथ साथ, और अगर डिस्प्लेसमेंट बॉडी का एक्स डायरेक्शन में ही है जो कि, चलिए मान लीजिए जरूरी नहीं है कि आपका एक ही कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता हो, मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा तो क्या करेंगे देखते हैं। एफ आपको दिया है 2x i कैप 3y j कैप प्लस 4z स्क्वायर k कैप। इसमें ये फोर्स है और ये फोर्स x, y और z तीनों के साथ चेंज हो रहा है, और पार्टिकल जो चेंज होता है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है 1, 2, 3 से 4, 5, 6 तक, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक। तो वर्क डन क्या होगा बाय दिस फोर्स, देखते हैं। हमें वर्क डन बाय द फोर्स निकालना है, क्या लिखते हैं हम लोग, ये रामायण लिखते हैं या सीधा सीधा एफ डॉट डी आर करते हैं।
कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 से 4 5 6। अब फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो। फोर्स है हमारे पास 2x i कैप प्लस 3y j कैप प्लस 4z स्क्वायर k कैप, डॉट प्रोडक्ट विद dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप। डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2x dx, 3y dy और 4z स्क्वायर dz। इसमें x कहां से कहां तक चेंज हो रहा है वो भी देख लो। x इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 4, y is changing from 2 to 5 और z is changing from 3 to 6। 2x का इंटीग्रेशन करना है, 2 को बाहर ले लो, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 to 4 प्लस 3 को बाहर ले लो, y का इंटीग्रेशन हो गया y स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 2 to 5, 4 कांस्टेंट है बाहर ले लो और z स्क्वायर का हो गया z क्यूब बाई 3 फ्रॉम 3 to 6। वैल्यू रखो और आंसर निकालो। चलिए तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग वापस डिफरेंट सिचुएशंस में वेरिएबल फोर्सेस के वर्क डन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।